सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे आया और जजमेंट था केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो टसल चल रहा था पिछले 8 सालों से, जो इशू चल रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसीजन दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे और मुद्दा क्या था उसको अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में डेफिनेटली वहाँ पे एमएलए चुन के जाते हैं, वहाँ पे विधानसभा है, इसका स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल के उसमें भी आती है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। जैसे आप देखेंगे लैंड हो गया, या फिर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें, या फिर हम पुलिस की बात करें। लेकिन वहाँ पे एक जो विधानसभा है उसका प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया और ये चेंज किया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। और इस आधार पे दिल्ली के अंदर जो जिस तरीके से स्टेट में लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, फिर वो एमएलए जाते हैं और अपना जो विधानसभा है उसके अंदर इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो ये पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे दिल्ली के लोगों को भी दी गई और कहा गया कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इस तरीके से लोगों को अधिकार होगा एमएलए चुनने का और वो लोगों के बिहाफ पे गवर्न करेंगे। इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी प्रोविज़न दिया गया और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह से कहा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जैसे राज्य में होता है कि गवर्नर जो होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो उस तरीके से गवर्नर का प्रोविज़न तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वहाँ पे काम करेंगे। और जो मेजर पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड वाले इश्यूज हैं, इनको दिल्ली गवर्नमेंट है उसको नहीं दिया गया। तो ये सारे प्रोविज़न चले और फिर हमने देखा कि काफ़ी सारे मुख्यमंत्री चुन के आए। लेकिन 2015 में एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे होता है और वहीं से पूरी लड़ाई शुरू होती है। 2015 के अंदर जो गृह मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय जो है उसकी तरफ से एक ऑर्डर इशू होता है, नोटिफिकेशन इशू होता है और कहा जाता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, अब उनके पास में रहेगा कंट्रोल ओवर सर्विसेज। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्विसेज हैं, मतलब जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट को जो रन कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हों या जो भी बड़े लेवल पे इस तरह से ऑफिसर्स हैं, तो उनका जो कंट्रोल है, सर्विसेज का जो कंट्रोल है, वो किसके पास रहेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कंट्रोल रहने का मतलब है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सारा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रहने का मतलब है कि जो भी अधिकारी वहाँ पे हैं उनका ट्रांसफर कहाँ होगा, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, किस तरह का कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये ऑर्डर इशू किया गया, उसके बाद से समस्या स्टार्ट हुई। समस्या इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि कोई भी जो सरकार होती है, अगर जो भी गवर्नमेंट है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से जो गवर्नेंस है उसको देखना है, नहीं देखना है, पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करना है। तो डेफिनेटली उसके लिए उसको ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है। अगर सरकार का या सरकार के मंत्रियों का ब्यूरोक्रेसी पे ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, लोगों ने उसको चुना है, वो गवर्नमेंट उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है लोगों के लिए। लेकिन अगर जो आपके सिविल सर्वेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है जो गवर्नमेंट है उसको या जो मिनिस्टर्स को, तो फिर दिक्कत होगी। और इसी प्रीमाइस पे, इसी आधार पे आप देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था 2015 वाला, इसके बाद से इश्यूज क्रिएट होने लगे। दिल्ली सरकार कुछ चाह रही है और जो सिविल सर्वेंट हैं वो डायरेक्ट फाइल एलजी तक ले जा रहे हैं और इस तरह की कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज हुए और फाइनली ये मैटर जाता है आपका दिल्ली हाई कोर्ट में। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर के अंदर इसको रखा कि बिल्कुल ये सही है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ही इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एवरी मैटर। ठीक है, कि हर मैटर के अंदर वो बाउंड नहीं है, एलजी जो है हर मैटर के अंदर बाउंड नहीं है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री हैं उनकी एडवाइस पे ही काम करेंगे। जनरली क्या होता है, स्टेट के अंदर जो गवर्नर हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स उसी पे काम करते हैं। तो जब ये जजमेंट यहाँ पे आया दिल्ली हाई कोर्ट का, तो इसको डेफिनेटली है कि किया ही जाना था, अपील की जानी थी इसके अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 2018 के अंदर ये जब मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट सुनाया दिल्ली सरकार के पक्ष में। लेकिन जब 2018 में जजमेंट आ गया था तो फिर 2023 वाले जजमेंट की क्या जरूरत पड़ी, इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे कड़ी है, एक 2018 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, फिर 2019 का भी जजमेंट है और अभी जो कल जजमेंट आया है जिसपे पूरी चर्चा है 2023 वाला जजमेंट, इसको भी समझेंगे।
पूरा इशू को डिटेल में देखते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और इसी तरह से करंट अफेयर के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस का अभी आपका फेस्टिवल चल रहा है, उसके लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल 10 बजे भी आपकी फ्री क्लास रहेगी। क्लास का लिंक यहाँ रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। 2018 में जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है आर्टिकल 239 AA का। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको जो सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पे ही वो काम करेंगे। अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर सकते। केवल जो कुछ मैटर हैं जो कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसे लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बाकी सारे मैटर के ऊपर किससे काम करेंगे? वो एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिस सरकार को लोगों ने चुना है। फाइन, जो यहाँ पे उत्तरदायी है लोगों के लिए, जो यहाँ पे गवर्नेंस चला रही है, तो उसकी एड एंड एडवाइस के बिना अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के उसके साथ में आप यहाँ पे करोगे। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप मर्जी चाहे जैसे चला लें दिल्ली को, क्योंकि चलाने के लिए तो लोगों ने चुना है ना, वोट किस लिए दिया है फिर अगर आप अपना इंडिपेंडेंट चला रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2018 का वर्डिक्ट था, बड़ा ही क्लियर था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सारी की सारी जो पावर है विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको ये पावर नहीं है। डेफिनेटली वो 3 जो मैटर्स हैं जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। अब ये थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है जनरली कम से कम 5 जज तो उसमें होंगे, ठीक है। यूनानिमस डिसीजन था, सारे जजों ने एक साथ यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ही दिया। और लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैटर थे जिनको दूसरी जो बेंचेस हैं उनको ट्रांसफर किया गया। तो 2019 में जो एक बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ही पार्ट थी, लेकिन इसमें 2 जज थे, ठीक है। 2 जजेस यहाँ पे थे, उनको स्पेसिफिक मैटर दिए गए। तो एक स्पेसिफिक मैटर था कि भैया सर्विसेज पे कंट्रोल किसका होगा। ये तो ओवरऑल बात हो गई कि हाँ लेफ्ट की दिल्ली का बॉस कौन है, ये तो डिसाइड हो गया कि हाँ दिल्ली का बॉस जो दिल्ली की सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही करना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से नहीं चला सकते। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक इशू क्या आया? स्पेसिफिक इशू आया कंट्रोल ओवर सर्विसेज की। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उस पर कंट्रोल, उनकी पोस्टिंग पे, उनकी कहाँ पे पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगा, उसका कंट्रोल किसके पास है? क्या वो दिल्ली सरकार के पास है या फिर केंद्र सरकार के पास रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस LG? तो ये मैटर जब 2019 के अंदर वही सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजेस की बेंच थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ही पार्ट थी, वहां पे गया तो दोनों जजेस का अलग अलग जजमेंट आया, ठीक है। एक जज ने कहा कि नहीं, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास में कोई पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिगार्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, ओके। और दूसरे जो जज थे उन्होंने कहा कि नहीं देखो, जो बहुत ही सीनियर लेवल ऑफिसर है वहां पे तो पावर नहीं है, लेकिन बाकी जो आप देखोगे दूसरे लेवल पे, जैसे हम बात करें दानिक्स हैं या ये जो भी हैं, तो इन लेवल की सर्विसेज पे दिल्ली सरकार को पावर है। मतलब अलग अलग हो गया। तो दोनों जजेस का अगर एक कोई डिसीजन होता, क्योंकि 1-1 से टाई हो गया ना, 1-1 से टाई हो गया मतलब क्या हो गया? स्प्लिट जजमेंट हो गया, कोई निकला ही नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। तो डेफिनेटली इस मुद्दे को आगे जाना था। ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम चाहते हैं यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाइए, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि ये 2 जजेस की बेंच थी, तो पहले 3 जजेस पे ही जा रहे थे, ताकि क्या होगा, एक डिसाइसिव वर्डिक्ट आ जाए 2-1 से, है ना, या फिर 3-0 से, जो भी होगा एक डिसीजन आ जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2022 में कहा कि नहीं, ये ऐसा मुद्दा है, हम चाहते हैं कि इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाए। और क्यों हम यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उन पे अपना कंट्रोल चाह रहे हैं? केंद्र सरकार कह रही है कि क्यों हम जो दिल्ली गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज है उन पे अपना कंट्रोल चाह रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल कैपिटल है ये थोड़ा अलग विषय है और ये फेस ऑफ द नेशन भी है, और इसलिए यहाँ पे केंद्र सरकार को जो ऑफिसर्स हैं उन पे अपना कंट्रोल चाहिए। ये रीज़न दिया और कहा कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग है, उनके ट्रांसफ़र है, उस पर आप हमें कंट्रोल दे दीजिए। फाइन, तो 2022 में इस चीज़ को कहा गया और फिर फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, और कम से कम उसमें 5 जज होंगे। तो अभी जो 2023 वाला वर्डिक्ट आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वर्डिक्ट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हालांकि इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हम केवल और केवल ये जो सर्विस वाला मैटर है ना, इसी को देख रहे हैं, ओके। विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 239 AA 3A, फाइन, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो सर्विसेज की बात हो रही है कि जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर है ना, सेंटर की या फिर जो NCT ऑफ दिल्ली की,
विद रेस्पेक्ट टू टर्म ऑफ सर्विसेज, ये किसके पास रहेगी, मतलब सर्विसेज पे कंट्रोल क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा या दिल्ली सरकार का रहेगा, इस मैटर को इन्होंने डिसाइड किया। और इसके लिए एक आर्टिकल 145 सेक्शन 3 के अंतर्गत आपका ये बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, क्योंकि इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का। कोई भी लॉ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाती हैं और उससे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आते हैं जो जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे केशवानंद भारती वाला हमने देखा ही था। तो 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट अभी आया है, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वर्डिक्ट है और इसने बिल्कुल सिंपली क्लैरिफाई कर दिया कि देखो, जो दिल्ली सरकार है उसको लोगों ने चुन के भेजा है। क्या कहा गया, दिल्ली सरकार है उसको लोगों ने चुन के भेजा है, तो जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए उत्तरदायी है, सरकार या जो मिनिस्टर हैं, मंत्री जो हैं, ये उत्तरदायी हैं। गवर्नमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो भी लेजिस्लेचर है, जैसे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा हो गई, ठीक है, इसको है। और यहाँ पे अगर ये अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जैसे अपने वो बहुमत साबित करना होता है ना, तो फिर वो डेफिनेटली वहाँ नहीं रहेंगे। और इसी तरह से जो पूरी लेजिस्लेचर है, मतलब जो एमएलए वगैरह चुन के आए हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है, वो किसको उत्तरदायी हैं, पब्लिक एट लार्ज। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जनता उनको दोबारा चुन के नहीं भेजेगी। फाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर ये जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको ये डिफाइन करते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा है, ये ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको याद रखिएगा। ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि जो सरकार यहाँ पे जो सरकार है वो रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, जो लेजिस्लेचर है वो अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। तो इसी आधार पे अगर ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये दो चेन तो आ गई, तीसरी कड़ी कौन सी है, तीसरी कड़ी है जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी, वो किसको अकाउंटेबल हैं, वो जो मिनिस्टर्स हैं उनको अकाउंटेबल हैं। क्योंकि अगर मिनिस्टर्स को वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फिर कैसे ये पूरा चलेगा। तो यहाँ पे ये पूरी मैकेनिज्म है जिसको हम कह रहे हैं ट्रिपल चेन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी उत्तरदायी, कौन किसके लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अकाउंटेबल है मिनिस्टर्स के लिए, और जो सरकार है मतलब वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को ही पावर होनी चाहिए ना उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब करने की। इस केस में इसको मेंशन किया गया और इसीलिए देखोगे सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन करता है कि जो पावर है टू मेक लॉ एंड विल्ड कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेट्स डेप्यूटेटेड टू इट्स डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट में जो भी ये ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आईएएस हैं या अदरवाइज जो भी किसी भी कैडर के इस तरीके से जो ऑफिसर हैं जिनका डेप्यूटेशन दिल्ली सरकार में किया गया है, वो उन पे पूरा का पूरा कंट्रोल, चाहे वो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इससे रिलेटेड जो भी उनके रिगार्डिंग कंट्रोल है, कहाँ पे किस ऑफिसर को लगाया जाना है, किस डिपार्टमेंट में, वो सारा का सारा कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे 2023 में इन्होंने अभी जो जजमेंट है उसमें क्लियर किया। रीज़न क्या है, रीज़न बड़ा ही सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंच्ड एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नीड्स टू हैव कंट्रोल ओवर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने चुन के जिस सरकार को भेजा है, उसी सरकार के प्रति जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी उत्तरदायी, वो उसके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट जो रेस्पेक्टिव जो मिनिस्टर्स हैं या सरकार है उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगी तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। देन हाउ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सपोज टू वर्क, जो लोगों के लिए काम करना है, जो भी उसको जिसके लिए लोगों ने चुना है, उसको मैंडेट दिया है, वो कैसे काम करेंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया और कहा कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं ये पॉलिटिकली जो है न्यूट्रल प्रोफेशनल्स होंगे, ये किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आप देखोगे कि जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेसी है, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इनकी अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर्स ऑफ जो हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनको बनती है। इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स है उस पर कंट्रोल किसको दे दिया, उस पर कंट्रोल दे दिया दिल्ली सरकार को। तो ये जो 8 साल से जो पूरा चल रहा था उस पर एक तरह का विराम लग गया है, ओके। और दिल्ली जो गवर्नमेंट है उनको एक बड़ी यहाँ पे सफलता मिली है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मैटर चल रहा था। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और इसी मैटर में आप देखोगे इररेस्पेक्टिव वेदर और नॉट द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व, चाहे कोई भी, चाहे दिल्ली सरकार उसके रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व है नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफिसर दिल्ली सरकार के उसमें कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसका कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास ही होगा। और ये जो एक्सेप्शन रखा गया है वो तो है ही, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड रिलेटेड मैटर्स है, वहाँ पे वो कंट्रोल दिल्ली सरकार का नहीं होगा। फाइन।
अब इस जो जजमेंट है अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं 2023 वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, इसको अच्छा बताया जा रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर इसको और स्ट्रांग करेगा। फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरलिज्म एक तरह की व्यवस्था है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स डिफाइन की गई हैं, अपने रेस्पेक्टिव स्फीयर के अंदर वो काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली का केस बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होने की वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उस इलेक्टेड गवर्नमेंट की कुछ जेन्युइन पावर्स होती हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो अगर आप देखोगे फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरलिज्म के परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्या यहाँ पे पूरा इशू खत्म हो गया? तो देखो आज ही न्यूज़ वापस आप देखोगे कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार ने जो सर्विसेज में कोई सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर है उनका ट्रांसफ़र किया गया, तो उसको एलजी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया, तो वापस से यहाँ पे आप गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि देखो आपने कहा है, उसके बाद भी ये नहीं कर रहे। हालांकि जो एलजी ऑफिस है उसकी तरफ से कहा गया कि कुछ टेक्निकल जो है टेक्निकलिटीज़ है उनको आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। खैर वो जो भी मैटर है वापस से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ा एक जो मुद्दा है उसको क्लैरिफाई सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब ये जो मैटर्स हैं जो ये हो रहा है, या फेडरलिज्म की हम बात करें, फेडरलिज्म जो है ये डे टू डे फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा। हर चीज़ जो है रूल बना के उसको किताब में जो लिख के उस तरह से नहीं हो सकती। अगर हम देखें जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट्स के बीच में आपस में जो रिलेशन है, जो फेडरल रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कितने अच्छे होंगे नहीं होंगे, वो उनकी फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने आपस में डील कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यही है, दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर। ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है दोबारा इस मुद्दे पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और वही फेडरल रिलेटेड इश्यूज और उन्हीं पे क्वेश्चंस आपका रहेगा। स्पेसिफिकली 239 ये जो आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन का जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल नाम डाल के आप सर्च कर लें, मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको एक ही बार फीस देनी है। उसी फीस के अंदर आपका जीएस की तैयारी हो रही है, सीसेट है, प्री मेंस टेस्ट सीरीज भी आ जाती है, और अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके ऑप्शनल भी इंक्लूड हो जाता है। अभी आपको 50% तक ऑफ दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर कल आपका एंड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, सब्सक्रिप्शन लिंक टेलीग्राम पे भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब्सक्रिप्शन लिंक है। आपको उस पर क्लिक करना है और ये स्पेशल कोड यूज़ करना है। ये डिस्काउंट कोड है SP राहुल B। जब आप इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करेंगे जो मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट सब्सक्रिप्शन। नए बैचेस अभी 11 मई से शुरू हो रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो दिल्ली के सेंटर पे, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।